lifestyle changes for peace of mind and positive psychology. लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशंस आती रहती है, बट दैट आर सिचुएशंस. हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से सिचुएशंस को भी चेंज कर सकते हैं. थिंग्स हैपेंस हाउ वी सी इट. लेट्स look into this in a little more detail. Yoga is a way of moving into stillness in order to experience the truth of who you are. नमस्ते, मेरा नाम हीना ठक्कर और मैं आप सबका हमारे इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के 3rd फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन में स्वागत करती हूँ. 26 दिसंबर 2021 इज़ अवर 3rd फाउंडेशन डे और उस दिन हमारा एक बिग इवेंट होगा, सो आप सब उस इवेंट का हिस्सा जरूर बनें. सो आज का मेरा टॉपिक है योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी. योगा इज़ नॉट वर्क आउट, इट्स वर्क इन. सो शारीरिक क्रियाओं के बारे में तो आप सब लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा, देखा होगा, तो आज मैं उन सब के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ. आज मैं बात करने वाली हूँ योगा एज अ साइंस ऑफ वेलबींग. इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी. ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सब जगह पे, बहुत सारी जगहों पे सुनी होगी, देखी होगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जो 3 सिंपल पॉइंट्स बता रही हूँ उसको 1 महीने के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करो और फिर चेंज देखो. इफ़ यू डोंट फाइंड एनी चेंज तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर इफ़ यू फाइंड एनी चेंज तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है योगा कैन इंक्रीज योर बैरिंग कैपेसिटी. जैसे हम कोई भी आसन करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल पश्चिमोत्तानासन, तो उसमें आपके जो योग टीचर होंगे वो आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आप जब करने की कोशिश करते हो तो आपके हाथ सिर्फ नी लेवल तक जाते हैं, तो आपके टीचर आपको बताएंगे कि लंबी सांस लो, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और आगे जाओ. आपको पेन होगा, आप वो पेन सहन करके भी थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे और अपने टो को टच करने का ट्राई करेंगे. वो जो आपने शारीरिक पेन सहन किया, वो स्ट्रेच आपने सहन किया, वो आपको आपके मेंटल बैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है. सो जैसे आसन में आप धीरज रखते हुए अपने टो को टच करते हैं, उसी तरह से अपनी लाइफ में हर एक चैलेंज को, हर एक प्रॉब्लम को थोड़ा समय दे, लंबी सांसें ले, थोड़ा सोचे और फिर उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए ट्राई करें, तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी और आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. आप अपने माइंड को काम, शांत रख पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, सी योर लाइफ एज अ थर्ड पर्सन. योग निद्रा, योग का एक आसन बोल सकते हैं, मेडिटेशन बोल सकते हैं, योग निद्रा, जिसमें हम शवासन की पोजीशन में लेट के अपने बॉडी के हर एक हिस्से को रिलैक्स होते हुए देखते हैं मन की आंखों से, एज अ थर्ड पर्सन. सो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ का भी विटनेस बनना है. जैसे हमारी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आ जाता है, तो रादर देन बीइंग एक्साइटिंग टू मच, उस चीज़ को अच्छे से शांत रह के एंजॉय करो. और अगर कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या पैनिक होने की जगह पे शांति से एज अ थर्ड पर्सन, एज अ ऑडियंस उस प्रॉब्लम को अगर देखेंगे तो हम उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से ला सकते हैं. तो हम एक आनंदमय स्थिति तक पहुंच सकते हैं. हमारा जो रिएक्ट करने की चीज़ें हैं, जो क्विक रिएक्शन होता है हमारा, वो हमारा बहुत स्लो, स्टेडी एंड स्टिल हो जाता है और हमारी लाइफ के हर एक डिसीजन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है. पॉइंट नंबर 3, मेडिटेशन, डूइंग नथिंग. मेडिटेशन का शुरुआत का पॉइंट होता है कि हम किसी भी मंत्र पे, किसी म्यूजिक पे या
नेचर पे कॉन्सेंट्रेट करें। बट उसका एक स्टेट आता है जब हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देना है। उस स्टेट तक पहुंचने के लिए सब लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमसे कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं रहा है। बट उसको लाइफ के छोटे छोटे हिस्सों से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि हम कहीं पे बैठे हैं, शांति से किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आजकल हम लोगों की हैबिट, जिसको हम योग की भाषा में वृत्ति बोल सकते हैं, कि हम सीधा अपना फोन निकालते हैं एंड स्क्रीन टॉगलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उसमें कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है, बट हम बस ऐसे ही फोन को चेक करने में 15-20 मिनट निकाल देते हैं। इस टाइम को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जस्ट बैठो शांति से, अपने आसपास की चीजें देखो। थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, आपको कोई थॉट नहीं आएगा, और इसी तरह से आप अपने आप के साथ, अपने अंदर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप के साथ समय बिता सकते हैं। और यही है मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग, इस स्टेट तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगी। सो जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग दिस थिंग फॉर 1 month, कि आप कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट बैठो, अपने आसपास की चीजों को देखो, अपने नेचर को देखो, आपके आसपास जो भी मूवमेंट हो रही है उसको देखो। लेट इट बी योरसेल्फ। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दो। एक स्टेट आएगा जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आएगा और आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो इस 3 पॉइंट को एटलीस्ट फॉर 1 month अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, देन सी द रिजल्ट्स। सो फिर से एक बार 26 दिसंबर 2021 हमारा 3rd फाउंडेशन डे, और इस बार की हमारी थीम है योगमय युवा धन। सो ऑल यंगस्टर्स प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। The body benefits from movement, but the mind benefits from stillness. Yoga teaches you how to listen to your body yourself. अगर हमें लास्ट चरण समाधि तक पहुंचना है, या 3rd and 4th आसन प्राणायाम तक भी जाना है, तो उसके लिए भी सबसे जरूरी है शरीर की शुद्धि। हम रोज सुबह उठ के बाहर से तो अपने शरीर को क्लीन करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बट हमारे शरीर के अंदर कितना कचरा है, इतने सालों में जो हमने कचरा अंदर किया है, उसकी शुद्धि, क्लिंजिंग प्रोसेस भी जरूरी है। तो शुद्धि कर्म की कुछ क्रियाएं अपने शरीर को अंदर से कैसे शुद्ध करें, वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे एक बहुत ही अच्छे योगा थेरेपिस्ट निलय मेहता। नमस्कार। इंडियन योगा एसोसिएशन गुजरात चैप्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं निलय मेहता योग के साथ जुड़ी हुई युवा वर्ग को जो योग में जो बेनिफिट मिलेगा उसके तहत एक बात के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है बॉडी में कि क्लिनजिंग प्रोसेस होना जरूरी है। अगर हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर और मेंटल स्ट्रक्चर जिस पे जुड़ा है वायु, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लिनजिंग जरूर होता है। मल और मूत्र का विसर्जन इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक नेचुरल टॉयलेट पोजीशन की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो सिंपल सा ऐसा बैठ जाना है। आपने देखा होगा देहाती लोग, गांव के लोग ऐसी पोजीशन में बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो होता क्या है ये पोजीशन में कि जो फोर्स है वो नीचे की ओर धक्का लगेगा, तो इंटेस्टाइन में से, आंत में से जो भी मल होगा वो नीचे की ओर ड्रॉ हो जाएगा। तो उसकी वजह से फायदा क्या होगा कि पेट हमारा क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये पोजीशन में कम से कम शुरुआत में हम 2 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं। सपोर्ट है तो आप शुरुआत में नहीं बैठ सकते तो सपोर्ट से भी बैठ सकते हो, ऐसे पकड़ के भी बैठ सकते हो सपोर्ट लेके। तो उसमें फायदा ये होगा
कि घुटनों का दर्द कभी आएगा नहीं, घुटने अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसमें हम अश्वसंचालन क्रिया भी कर सकते हैं, चलित मूलबंध क्रिया। किसी योगिक ट्रेनर के पास, योगिक थेरापिस्ट के पास आप उसको सीख सकते हो। दूसरा एक क्लींजिंग प्रोसेस है योग में, जिसको कहा जाता है उदर कटी शक्ति विकास क्रिया। जो नोली होता है उसका एक प्राइमरी स्टेज है। अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में, अदरवाइज आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हो। तो कैसे करना है हम खाली देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग में करेंगे, उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे। नीचे सांस निकालना है, ऊपर सांस भरना है पूरा। ऐसे यहां सांस भरना है, यहां निकालना है। जैसे शुरुआत में हम 20 काउंट करेंगे, फिर अदर साइड राइट टू लेफ्ट, फुल टर्न राइट टू लेफ्ट। अब इसमें और प्रक्रिया है कि ये किया, फिर हमको इसमें आंतरकुंभक और बहिर्कुंभक भी करना है। तो वो भी हम योगा के किसी इंस्ट्रक्टर को समझ के, वो हमको जो हिसाब से समझा है उस हिसाब से हमें करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? आज सबसे ज्यादा युवा को वेट लॉस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है कि वेट लॉस होता नहीं। एक्चुअली वेट लॉस कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें फायदा क्या होगा कि पेट में जमी हुई चर्बी सभी दूर हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और आंतरकुंभक और बहिर्कुंभक यानी इनहेल एंड होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड, उस पर भी हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, तो हमारे प्राणायाम का एक बेस बनेगा। तो प्राणायाम के बेस बनने से क्या होता है कि शरीर स्वस्थ होता है, तभी मन स्थिर होता है, तभी जाके विचारों की गति थम सी जाती है, रुक सी जाती है। तो उसका बेनिफिट हमको आगे मिलेगा, क्योंकि प्राण को अगर रोकेंगे तभी जाके हमको थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये 2 क्लींजिंग प्रोसेस क्रिया बताई मैंने, तो ये आप रेगुलर करो तो आपको उसमें फायदा ये होगा कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन अपने आप स्थिर होगा। तो किसी योगा के इंस्ट्रक्टर, योग थेरापिस्ट के पास आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, सीख लीजिए, आपको आगे जाके बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। अस्तु। Let us celebrate latest our 3rd Foundation Day, जिसका टैगलाइन था योगमय युवा दिन। सो हम लोगों ने उस साल को एक इस तरह से सेलिब्रेट किया था जिसमें हर एक एक्सपर्ट यूथ के लिए कुछ कहेंगे, जो हमारी पहले की जनरेशन, जो हमारी प्राचीन प्रथा योग के बारे में शायद बहुत कुछ जानते होंगे, बट अगर हम लोगों को योग का नॉलेज होगा, अगर हम योग के सही मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तो हम ही है जो हमारी आगे वाली जनरेशन, आगे वाली पीढ़ी को इस योग की प्रथा के बारे में समझाएंगे। गूगल बाबा तो है ही, बट गूगल एक ऐसी चीज है जिसमें सर्च करने से आपको बहुत सारी सही गलत हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सही क्या है, ये हमारे जो बड़े बड़े योगा गुरु है उन्होंने इंडियन योग एसोसिएशन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। सो on our 3rd Foundation Day, all the honorable yoga guru explained the Yogmay Yuva Dhan in very detail. मैं अभी यहाँ पे उसकी छोटी सी झलक रख रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यू कैन सर्व ऑन अवर यूट्यूब चैनल, एंड आपको हमारा 3rd फाउंडेशन डे का वीडियो मिलेगा, जिसमें हर एक टीचर ने एक बहुत ही अच्छा इस टॉपिक पे नॉलेज शेयर किया हुआ है। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा आयोजित 3य स्थापना दिवस जो वर्चुअल है, कि इस अवसर पर
मैं राजीव मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कोरोना काल के बाद में खास करके पूरी दुनिया में योग के प्रति, मेडिटेशन के प्रति, वेलनेस के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण और जिज्ञासा का भाव बना हुआ है। मैं समझता हूं कि जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, इस संकट के समय में जब व्यक्ति एक एक श्वास के लिए तरस करके रह गया, ऐसे समय में उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग ने जिस तरह से सहयोग किया, मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि मेरा दिल्ली स्थित अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर में जितने लोग योग करते थे, जितने लोग जुड़े हुए थे, कोरोना की पहली और सेकंड भयंकर वेव के बावजूद एक भी व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये योग का ही चमत्कार था। बंधुओं और बहनों, हमारी भारतीय जीवन शैली जिसमें प्राचीन समय से योग को महत्व दिया गया, मैंने ये बात रेखांकित जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने यूनाइटेड नेशंस के मंच से संबोधित किया, यूएनओ के हेडक्वार्टर से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैंने पूरी दुनिया से ये कहा था कि मैं उस जैन परंपरा से आता हूं जिसमें 24 तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेके 24वें तीर्थंकर महावीर तक, उनकी जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वे सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। ये इस बात को रेखांकित करती है कि योग हमारी कितनी प्राचीन महान विरासत है। और आज के कार्यक्रम में जब हमारे डॉक्टर HR नागेंद्र जी, जो भारत के गौरव हैं, उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और पूरी दुनिया में साइंटिफिक वे से व्यक्ति जिस तरह से योग को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वो हम सब के प्रेरणा स्रोत है, प्रेरक है। मैं अनेक बार कहता हूं कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। आज अपेक्षा है हमारा युवा धन, उनका नैतिक बल बढ़े, उनका चारित्रिक बल बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मबल बढ़े। लेकिन मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा, उसके लिए वो योग को माध्यम बनाएं। 24 घंटे के समय में मैं अधिक नहीं कहता, केवल 24-48 मिनट के समय का ऐसा नियोजन करें और अगर वो 3 महीने नियमित रूप से उसका अभ्यास करते हैं योग और मेडिटेशन का, मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूं उनके जीवन में एक अभिनव क्रांति घटित हो सकती है। डॉक्टर HR नागेंद्र जी, जो गुरु जी के नाम से विश्वविख्यात हैं, देश की नामांकित योग संस्था एस व्यासा के संस्थापक हैं, चांसलर हैं और इंडियन योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में इंडियन योग एसोसिएशन अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। डॉक्टर HR नागेंद्र जी का योग में अमूल्य योगदान रहा है और योग को विश्वव्यापी बनाने में गुरु जी की भूमिका अहम रही है। आज वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये हम सभी के लिए गौरव और प्रसन्नता की बात है। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे युवाओं के लिए योग शिक्षण की अनिवार्यता के विषय पर अपना आशीर्वचन और उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर HR नागेंद्र सर। नमस्कार। नमस्कार। बधाई आप सब लोगों को, मेरे आत्मीय भाइयों बहनों। राजीव कुमार जी, विठल जी, गुजरात के बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और IBA का एक बहुत अच्छा ब्रांच तो गुजरात में बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है, इसलिए आप सब लोगों को मैं पहले बधाई देना चाहता हूं। और आज के बहुत शुभ अवसर पर आप ये आयोजन किया और इसके द्वारा युवा लोगों के लिए ये जो जरूरी है उसके बारे में विचार करने का एक मौका मुझे दिया है। धन्यवाद। हम जानते हैं कि योग एक ऐसा महान देन है भारत का। स्वामी विवेकानंद ने बताया
कि ये भारत कब अपने आदर्श रूप तक पहुंच सकता है। उसने बताया, इंडिया विल नॉट बी मेड इफ यू मेक इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। इंडिया विल नॉट बी मेड इफ यू मेक इट द डिफेंस सुपर पावर। बहुत बड़े बड़े इमारतों को बनाने से भारत नहीं होगा। सो व्हेन विल इंडिया बी मेड? उसने बताया, वी हैव टू टेक योगा टू इट्स रूट्स। उसके जो आदर्श गुण है, उसका त्याग और सेवा का जो मूल आधार है, इसको हम अपने जीवन में लाना, तभी भारत बनेगा। इसको हम दिखाए हैं प्राचीन कालों में। विजयनगर एम्पायर जो था, उधर इतना संतुष्ट जीवन का प्रणाली, आदर्श समाज का सृष्टि उधर हुई थी, जिधर लोग विदेशों से आते थे। क्यों आते थे? इधर योग सीखने के लिए नहीं आ रहे थे, परंतु उन्होंने इधर इसके अपार धनराशि को देखने के लिए आते थे। ऐसा आजकल के युवा लोग क्या करते हैं? तो अमेरिका में जाते हैं। क्यों? उधर का ये धन समृद्धि है, उधर जाने से अच्छा पैसा मिलेगा, उसके संपत्ति हो सकता है। परंतु जब ये लोग आते थे इधर अपने विजयनगर में, भारत में, तो उसको इधर के जो महान आदर्श समाज का एक दिखावा दिखा रहा था। जैसा ये लोग देखते थे, इधर इतना प्यार है, इतना संतुष्टि है, आनंदमय जीवन है, और इतना स्वस्थ जीवन है और शुभ्र जीवन है। इसको देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। They were seeing such an ideal social order in which they can show such integrity, honesty, and love and affection, and such hospitality unparalleled. And that is the India that we want to make again. How can this happen? Our Honorable Prime Minister understood that it can happen only by bringing yoga to the forefront. So what a fantastic speech he gave in the Parliament of Religions by Swami Vivekananda. One Narendra gave, and now another Narendra gives a speech in UNO and makes June 21st as International Day of Yoga. सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी योग साधक और योगाचार्य उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष श्री बिरजू आचार्य जी, उपाध्यक्ष श्रीमती मीतल, और सेक्रेटरी कमलेश जी, और हमको मंच पर दिख रहे राजीव जी, सभी को नमस्कार। हर साल मैं देख रहा हूँ कि गुजरात चैप्टर का जो आयोजन है वो अच्छे से बेहतरीन से उत्तीर्ण होता जा रहा है। उसके लिए आप सभी को हृदयपूर्वक बधाइयाँ देता हूँ यहाँ कैवरेधाम लोनावला से, और इंडियन योग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते। जो टॉपिक आज का चुना है विचार विमर्श के लिए, जिसमें युवा केंद्रित है, तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे बढ़ाने की और आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो युवाओं पर ही आधारित रहती है। और हम लोग जहां तक योग को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये तो योग के क्षेत्र में बढ़ावा बहुत हुआ है। जैसा आचार्य जी ने कहा, जैसा नागेंद्र जी ने कहा कि पिछले 5 साल और उसमें हमने देखा कि बढ़त योग की समझ में, योग के प्रचार में, योग के प्रसारण में बहुत। हम लोगों को शायद अब ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है तो हम लोग की जिम्मेदारी ये भी रहती है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि वो योग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि योग एक अनुभवात्मक दर्शन है, उसका उपयोग आप विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, लेकिन योग का जो 5 डायमेंशनल व्यू है, जो मैं कहता हूं
शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये 5 स्वरूप कायम रहने चाहिए। योग को जब हम वेलनेस के लिए देखते हैं तो इन्हीं 5 तत्वों पर ध्यान रखते हैं और पूर्ण रूप से एक मनुष्य का प्रतिबल बढ़ता है, लाभ होता है उसको। तो मैं इस चीज पर जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा कि एक पक्ष ये है कि बढ़त होनी चाहिए, जनसंख्या में पहुंचना चाहिए, जो हो रहा है अच्छा है, लेकिन हम सब लोग जो योग के प्रसार में जुड़े हुए हैं उन लोगों को योग का जो सही मायना है, मैंने कहा, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी हम आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें क्वालिटी पर हमको बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक अच्छी प्रगति ये हुई, आज डॉक्टर बासवा रेड्डी नहीं आ पाए, वो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एक प्रयत्न यह हुआ कि हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड डेवलप करें योग कोर्स के, क्योंकि विभिन्न संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आए जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड अगर हो तो उस माध्यम से अब योग शिक्षण को आगे ले जाने का प्रयास करें। को इंडियन योग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एवं पूर्व कुलपति वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के डॉक्टर SP मिश्रा जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे युवाओं के लिए योग द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान करें। और सर के पास शिक्षण का एक बहुत लंबा अनुभव है, जो कि सर वाइस चांसलर रह चुके, 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं, इनके पास शिक्षण का बहुत लंबा अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि सर का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। डॉक्टर SP मिश्रा सर। गंगा की गोद और हिमालय की छाया में अपने गुरु के आश्रम में आज मैं बैठा हूं। सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हुए मैं आप सभी को हार्दिक नमस्कार करता हूं। विशेष रूप से आज के जो नेशनल और इंटरनेशनल योग के हमारे एक्सपर्ट जो हमारे बीच आए, पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर रेड्डी जी जो नहीं आ पाए, श्री सुबोध जी, डॉक्टर आनंद बालयोगी जी, बहुत सारे और हमारे योग के एक्सपर्ट्स अभी आने हैं, हमारे योग साधक जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, सभी का हम हार्दिक नमन करते हैं। यहाँ आज के इस टॉपिक के लिए मैं सिर्फ कुछ बातों को चुन के आपके साथ लाया हूं और इन बातों में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट जो यूनिवर्सिटीज के माध्यम से पूरा किए हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से, उसका छोटा सा जिक्र भी आपके साथ में करूंगा। हम लोग इसकी चर्चा दशकों से करते आ रहे हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और योग का इंटीग्रेशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ कैसा होना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने जो कुछ पाया है, जो सार संक्षेप है, वो ये बताता है कि वास्तव में जो वैल्यू है वो हमारा इनर कोर है, सेल्फ का इनर कोर है, हमारा अपना जो है उसका सबसे अंदर का स्तर है, हमारा वैल्यू है। और ये निर्भर करता है 2 चीजों पर प्राइमरीली, एक है हमारी फीलिंग और दूसरी है हमारी सेंसिटिविटी, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं। और ये भावनाएं और संवेदनाओं का जागरण यदि तौर तरीके से किया जा सके तो हम ये मानते हैं कि मूल्यपरक शिक्षा, जो मूल्य हम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, और ये देश युवाओं का देश है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा ही सोचते हैं कि
हम इन्हें बहुत प्रोडक्टिव, इफेक्टिव और इफिशिएंट कैसे बनाएं। तो इसके लिए जो वैल्यू सिस्टम की आवश्यकता है, जो सभ्यता, जो संस्कृति की इनके लिए आवश्यकता है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनके भावनाओं का, इनकी संवेदनाओं का जागरण, जो लुप्त होता जा रहा है। और इसके जागरण के लिए हम इस बात को मानते हैं कि ये एक इनर जर्नी है, ये एक आउटर लेयर की बात नहीं है, ये एक आंतरिक जर्नी, आंतरिक यात्रा है। और इस आंतरिक यात्रा में ले चलने का कोई न कोई तरीका हमें ढूंढ के रखना पड़ेगा। और इस आंतरिक यात्रा के लिए चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो और स्पिरिचुअल हो, कोई भी किसी भी प्रकार के जो हेल्थ की बात हम करते हैं, जिससे एक होलिस्टिक हेल्थ की बात करने की आवश्यकता होती है या दिखाई देती है, तो जब तक हम इन सब चीजों को करने के दिशा में आगे नहीं बढ़े तो हमारी आंतरिक यात्रा ये शुरुआत नहीं हो सकती। और इसकी शुरुआत के लिए यदि हम इसको आरंभ करना चाहें तो योग के अलावा इसका कोई सशक्त माध्यम दिखाई नहीं देता। इसीलिए योग को किसी न किसी रूप में हम इसको स्वीकार करते आए हैं और इसको हम मानते आए। हम आपको बता दें कि हम लोगों ने कई तरह से इसको देखने का प्रयत्न किया, योग के युवा के माध्यम से, युवा को साथ रखकर। जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र। हमारा युवा यदि स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। हमारा शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र। हमारा युवा यदि शालीन होगा, सेंसिटिव होगा, तो राष्ट्र हमारा श्रेष्ठ होगा। स्वावलंबी युवा, एंटरप्रेन्योरियल यूथ, यदि स्वावलंबी युवा होगा तो संपन्न राष्ट्र बनेगा। और यदि सेवाभावी युवा होगा तो हमारा राष्ट्र सुखी राष्ट्र होगा। आप देखिए, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। हम ऐसे स्वस्थ युवा कैसे बनाएं? हम शालीन युवा कैसे बनाएं? हम स्वावलंबी युवा कैसे बनाएं? हम सेवाभावी युवा कैसे बनाएं? ये प्रश्न हमारे सामने है। और इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? जैसे एक बहुत तरीके से हमारे वक्ताओं ने अभी आपके सामने रखा। हमारे इसके पहले सुबोध जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब तक हम क्वालिटी को साथ में रखने का हम प्रयास नहीं करते, तब तक बहुत सारे ऐसे काम जो हम योग के माध्यम से सोचते हैं, हम कर नहीं पाएंगे। क्वालिटी योग का जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी को सुधारना या क्वालिटी को संवारना या क्वालिटी को देखते रहना आवश्यक हो जाता है। इसलिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, हमारे इंडियन योग एसोसिएशन ने क्वालिटी सर्टिफिकेशंस की बात की और उन्होंने एक पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई। सौभाग्य से मैं उसका एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। हम लोग का एक ये भी काम है कि सिर्फ योग के प्रमोशंस का काम नहीं करना, बल्कि क्वालिटेटिवली हम उसको बनाए रखें ताकि उसके जो परिणाम है, सुपरिणाम है, वो हमारे को दिखाई दे। तो वस्तुतः हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यदि स्वस्थ, स्वालीन, स्वावलंबी और सेवाभावी युवा बनाना चाहते हैं तो क्वालिटेटिवली हमें योग को समाज के सामने रखना पड़ेगा। शिक्षा जगत में योग को कुछ ऐसे तरीके से रखना पड़ेगा, तभी हम एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू का संबंध जब होता है और वैल्यू को जब हम एजुकेशन से जोड़ने की बात करते हैं तो वस्तुतः हम एक काम कहना चाहते हैं, हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। और संपूर्ण व्यक्तित्व ही क्यों कहें? जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए मैन मेकिंग यूनिवर्सिटी। मैन मेकिंग यूनिवर्सिटी, जहां एक सच्चे और अच्छे मनुष्य को बनाया जा सके। अब ये सच्चे और अच्छे मनुष्य कैसे बने? इसी का नाम है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इसके लिए क्या करने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा? हम लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कुछ किया, तो हम लोगों ने एक लाइफ मैनेजमेंट कोर्स इंट्रोड्यूस किया। ये कोर्स पढ़ाने का नहीं है, ये कोर्स व्यवहारिक कोर्स है।
जिससे लोग, हमारे सारे विद्यार्थी अपने जीवन में डालते हैं और उनके दोस्तों से, उनके मित्रों से, उनके शिक्षकों से, उनके अगल बगल के सभी लोगों से बात करके उनका असेसमेंट किया जाता है कि वास्तव में ये लाइफ मैनेजमेंट में ये पास होते हैं कि नहीं। जो विद्यार्थी लाइफ मैनेजमेंट में पास नहीं होता वो हमारे किसी भी कोर्स में पास नहीं कहलाता, उसको फेल कर दिया जाता है। तो लाइफ मैनेजमेंट को एक जरूरी बातें रखी, लाइफ मैनेजमेंट में क्या है, वो सारी चीजें हमने रखी हैं। जैसे टाइम इज अ वैल्यू, बिकॉज वी अटैच इंपॉर्टेंस टू टाइम, वी अटैच इंपॉर्टेंस टू मनी, मनी बिकम्स अ वैल्यू, वी अटैच इंपॉर्टेंस टू आवर टीचर, टीचर बिकम ए वैल्यू, वी अटैच इंपॉर्टेंस टू आवर पेरेंट, माता पिता, जिसको हम कहते हैं माता पिता गुरु, ये सभी हमारे देवी देवता है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, करने की बात होनी चाहिए। अब इसको कैसे किया जाए, इस वैल्यू सिस्टम को करने के लिए व्यवहारिक स्वरूप उसका दिया जाता है, और व्यवहारिक स्वरूप सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, प्रैक्टिस करते हैं। और वो प्रैक्टिस निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसको सस्टेन करने के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए वो प्रैक्टिस करने की बात होती है। यहाँ प्रार्थना होती है, यहाँ योग नित्य प्रति कराए जाते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय का एक क्रम है। इस एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट मतलब हम लोग समझाते हैं कि टेकिंग बाथ फ्रॉम ए नोबल थॉट, अच्छे विचारों से स्नान करना, यह हमारा स्पिरिचुअलिटी कहलाता है, यह हमारी आध्यात्मिकता कहलाती है। ये सब सारे काम जब हम वैल्यू अपने एजुकेशन सिस्टम में जब हम इसको डालते हैं तो हमारा एजुकेशन ये वैल्यू बेस्ड हो जाता है। इसीलिए वैल्यू बेस्ड में हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात नहीं कहते, हम कॉम्पिटेंसी के साथ में कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम उसके साथ में हम कैरेक्टर की बात करते हैं, हम चरित्र बनाने की बात करते हैं। इसलिए हमेशा ये बात रखी जाती है कि सभ्यता अच्छी बात है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी चिंतन पद्धति, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभ्यता और संस्कृति ये दोनों को साथ साथ रख करके हम कैसे अपने आप को एक परिमार्जित करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, तभी हमारा एजुकेशन सफल हो पाएगा। और इस विधा को हम कैसे लागू करें, अन्य जगहों पर हम लोगों ने प्रयास किया है। एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा जो कि यजुर्वेद से लिया गया है। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमंज्योतिहांज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बात मुझे आज करने को जो कही गई वह है युवाओं के लिए दैनंदिन जीवन में योग का अभ्यास कैसे हो, योग की उपयोगिता कैसे हो। आज के हमारे इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के तीसरे स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें जो वरिष्ठ वक्ता मुझसे पहले स्वामी लोकेश मुनि जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी, आदरणीय एसपी मिश्रा जी, जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ सके किसी कारणवश, मेरे परम मित्र डॉक्टर बसव रेड्डी जी, श्री सुबोध जी, डायनामिक एंड मल्टीफेसेटेड डॉक्टर आनंद, उन सभी ने जो बातें हमारे सामने रखी, उन बातों को छोड़ करके और क्या कह सकते हैं। देखिए, जब वक्तव्य देना है तब किस पायदान पर आप खड़े हैं उसके ऊपर आधार बनता है कि आपका वक्तव्य कितना रहेगा, कैसा रह पाएगा। तो दो बातें मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो डॉक्टर आनंद जी का जो विषय था कि योग की जो पुस्तकें हैं या जो हमारे क्लासिक्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके अभ्यास का क्या मूल्य है।
हम जानते हैं कि योगाभ्यास में अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, जो ज्ञान योग है, राज योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ऐसा बताया जाता है। कई सारी किताबें हैं, कई सारे प्रमाणित पुस्तक हैं, और हर एक में एक अलग अलग डायमेंशन मिलता है। पर आज एक जमाना ये हो गया है कि तुरंत कैसे क्या मिल जाए, क्रैश कोर्सेस एवरीवेयर। योग में भी, अब उसको हम फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, पर इसमें भी क्रैश कोर्सेस शुरू हुए हैं। और इनकी बदौलत जो सुबोध जी की चिंता थी, या जो अभी मिश्रा साहब की जो चिंता थी कि आंट वी समहाउ कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, इस विषय पर हमें बहुत ही ज्यादा गौर करना होगा। और ये जो क्वालिटी मेंटेनेंस की जो बात है, वो बगैर शास्त्र ज्ञान के नहीं आती। देखिए, योग का जो अभ्यास है उसमें दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। शास्त्र का अभ्यास भी एक मायना रखता है, और फिर जो प्रायोगिक अभ्यास है उसका, वो भी अपना मायना रखता है, क्योंकि शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। और मन और आत्मा बगैर शरीर के कहाँ रहेंगे। धन्यवाद सर, आप तो ज्ञान के सागर हैं, और तो आपसे बहुत कुछ अभी युवा जगत को सीखना है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। और जिस तरह की इस कोरोना के टाइम में आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उसके लिए आयुर्वेद के जो महत्व को है पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। तो आपके इस ज्ञान का लाभ हम और लोगों तक पहुंचाएं, और आपका जो विषय के ऊपर आज जो वक्तव्य था वो युवाओं को प्रेरणा देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका खूब खूब आभार। जय जय करवी गुजरात आपणुं योगमय गुजरात, जय जय करवी गुजरात आपणुं योगमय गुजरात। पोस्चर अलाइनमेंट, हम लोग नॉर्मली ड्राइव करते हैं या बैठते हैं, उन सब में हमारा जो पोस्चर होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही ऐसे करके बैठते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पोस्चर है वो धीरे 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 बिगड़ता जा रहा है। तो उसका अलाइनमेंट कैसे करें, वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे जिल पटेल। नमस्ते, मेरा नाम जील पटेल है। आप सबका इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर में स्वागत है। आज का मैं विषय लेके आई हूँ पोस्चर अलाइनमेंट और करेक्शन थ्रू योग। तो क्या अपने जीवन में पोस्चर अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है? तो यस, योग में सबसे ज़्यादा पोस्चर अलाइनमेंट और स्पाइन पे उसका महत्व बताया गया है। कैसे? तो जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो किस बेस पे खड़ा है? तो स्पाइनल कोड। वो जो हम जब बैठते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, लाइट डाउन पोजीशन में होते हैं, तो सभी में स्पाइन का मेन रोल आता है। और योग में स्पाइन और एनर्जी का सीधा कनेक्शन बताया गया है। तो हमारे जीवन में स्पाइन का इसीलिए महत्व ज़्यादा रखता है। आप देखोगे कि आपके फिजिकल पोस्चर में जब चेंजेस आते हैं तो उससे आपकी एनर्जी और ब्रीदिंग दोनों में उसका चेंजेस आ जाता है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है वो एनर्जी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो सातों चक्र है वो जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं अपवर्ड, मूलाधार से आज्ञा की ओर, तो उसका बेस मेन स्पाइनल कोड रहता है। जब हम उसी को अलाइन में नहीं रखेंगे तो हमारी एनर्जी और हमारा प्राण, ब्रीथ, वो बैलेंस और एक फ्लो में नहीं रहेगा। तो योग साधना की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पाइन, सबसे पहले आता है पोस्चर अलाइनमेंट। जब तक हम एक अलाइन में या स्ट्रेट नहीं बैठेंगे तब तक हमारी एनर्जी और प्राण का फ्लो और स्थिरता हमें नहीं प्राप्त होगी। आप योग करते हो तो मन एवं शरीर की स्थिरता अनिवार्य है। जो हम एक आसन, जो स्पाइन पोस्चर की बात हो रही है,
हम कोई भी पोस्चर में बैठते हैं, तो वैसे ही योग में हमें पोस्चर आसन बताए गए हैं जिससे हम अपने स्पाइन अलाइनमेंट को स्ट्रेट रख पाए और ज्यादा देर तक हम साधना में बैठ पाए, यानी कि हम स्ट्रेट बैठ पाए, हर एक आसन को ज्यादा होल्ड कर पाए। इसीलिए स्पाइन का और पोस्चर अलाइनमेंट का इतना महत्व है। तो आज हम देखेंगे कि स्पाइन के रिलेटेड जो पोस्चर और आसन है वो करना, और हमारे डेली लाइफ रूटीन में हमें हमारे पोस्चर का खुद कॉन्शियसली और अवेयरनेसली फोकस करके उसका ध्यान रख के स्पाइन को अलाइन में लाना है, उसका पोस्चर करेक्शन करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से आसन से आप अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्गेविटी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले दीपक आसन करेंगे। पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे से साइड में खोलेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे। आपका पूरा ध्यान दोनों हाथों पर रखना है। जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट हो रही है। दोनों हाथ नमस्कार में करने के बाद उसको ऊपर की ओर खींचना है ताकि आपका पूरा ट्रायंगल पोज बने। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान दोनों हाथों के पर रहेगा। रिलैक्स। अभी हम मार्जरी आसन करेंगे। वज्रासन में आने के बाद घुटने पर खड़े होना है और शोल्डर लेवल घुटने खोल के दोनों हाथों को शोल्डर लेवल डिस्टेंस में खोल के फिर सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए गर्दन को लॉक करना है। सांस भरते हुए जब गर्दन ऊपर की ओर जाएगी तो गर्दन और पेट के भाग पे खिंचाव होगा और कमर में रिलैक्सेशन होगा। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लॉक करना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है और कमर का हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। जब आप सांस भर के ऊपर होल्ड करते हो तब पूरा प्राण का फ्लो पेट और गर्दन में जाता है। जब सांस छोड़ के गर्दन लॉक करते हो तो पूरा प्राण का फ्लो स्पाइन की ओर जाता है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ के दोनों नी को शोल्डर लेवल ओपन करना है। उसके बाद बैलेंस रखते हुए गहरी सांस भरते हुए एक एक हाथ को पीछे ले जाना है और हाथ से हील को पकड़ना है। उसके बाद पेट को आगे की ओर खींचना है जिससे आपके बैक में ज़्यादा कर्व हो और गर्दन को पीछे लटका देना है। इस पोस्चर को होल्ड करते हुए गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। उसके बाद वापस आने के बाद वज्रासन में बैठ के आप शशांक आसन में जाना है आपको और अपनी बैक को रिलैक्स करना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रहेंगे। उसके बाद आखिरी आसन करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले पेट के बल लेटना है और दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए जब सांस गहरी भरनी है तब ऊपर की ओर उठना है अपर बॉडी से और आपकी एल्बो स्ट्रेट होगी, गर्दन पीछे जाएगी और सांस लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रखते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। उससे पहले जो किया था वो उसका एक्सरसाइज था जो आपकी बैक की स्ट्रेंथन बढ़ाएगा, जो भी स्टिफनेस होगी दूर करेगा ताकि ये भुजंगासन आप लंबे समय तक होल्ड कर पाओ। उसके बाद दोनों हाथ के ऊपर सर रखते हुए आराम की स्थिति में। इस बार 8th इंटरनेशनल योगा डे का हमारा टैगलाइन है हीलिंग इज विद इन एंड योगा इज द सॉल्यूशन, योगा इज द वे। इसके ऊपर भी हमारे सारे कमिटी मेंबर्स जो अपनी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है उन लोगों ने
एक छोटा सा डिबेट किया था। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस का जो आंसर हमारे योगा एक्सपर्ट्स ने दिया है, वो एक छोटा सा डिबेट थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, दिस इज अ योगा मैराथन, सो बैक टू बैक पूरा दिन हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। रात को शवासन जरूर करना है। अगर हम शवासन करते हैं तो हमारे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। एंड रात को सोते वक्त हमें बहुत अच्छी नींद आती है। हम लोग अपनी जो भी पूरे दिनचर्या में अटैच हो जाते हैं, शवासन करने से वो अटैचमेंट हमारा दूर हो जाता है, हम डिटैच हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। सो रात को शवासन करने के बाद ही हमारा YouTube चैनल बंद करना है और आपको सोना है।